हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे सोशियोलॉजी के पार्ट 2 विषय के लिए, जो कि समाज का बोध जिसका नाम है। और जो पहला पार्ट है वो समाज शास्त्र एक परिचय है, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4, 3 नहीं किया था, बीच में थोड़ा वो गैप हो गया था, तो 4 के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आए तो 4 भी मैंने कर दिया था। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समाज का बोध, जो कि समाज शास्त्र से रिलेटेड विषय है। पार्ट 2 है इसका। इसमें भी आप सामाजिक संरचना और परिस्थितियों के बारे में ही समझेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसे शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पार्ट 2 इसका ज़रूर आएगा। मैं इसे पार्ट 1 और 2 में अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते रहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, बिना किसी देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बुक का नाम है समाज का बोध, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। चैप्टर नंबर 1 अभी शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो दोस्तों, सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं का मतलब पहले आप समझ लो। संरचना की समाज में समाज कैसे बनता है, कौन से उसमें वर्ग रहते हैं, कौन से जातियां प्रजातियां रहती हैं, और उनके नियम कानून जो रहते हैं उनको मिलकर संरचना होता है समाज का। स्तरीकरण वो होता है जहाँ पर कोई समाज विभिन्न वर्गों में बटा रहे, ठीक है, विभिन्न वर्गों में बटा रहे और जिसमें असमानताएं वितरित रहें, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा स्तरीकरण। और सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं? समाज में होने वाले सारे काम वो हमारे सामाजिक प्रक्रिया कहलाते हैं, जैसे किसी का सहयोग करना, समाज में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष आदि, ठीक है। तो ये तीनों का आपने मतलब समझ लिया, और इन्हीं तीनों के बारे में पूरे चैप्टर में विस्तार से बातें की गई है। तो आइए देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रहा है। परिचय से स्टार्ट कर रहा है। इसमें बोल रहा है, आपको याद होगा कि आपकी प्रारंभिक समाजशास्त्र की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय कक्षा 11 एनसीईआरटी 2016 की शुरुआत निजी समस्याओं तथा सामाजिक मुद्दों के आपसी संबंधों पर परिचर्चा से हुई थी। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो पहला पार्ट है समाजशास्त्र का, उसमें लेसन 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहाँ पे सामाजिक मुद्दे को आपसी संबंधों के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। समाज में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सबको आपस में जोड़ कर देखा जा रहा है, ठीक। फिर बोल रहा है, हमने यह भी देखा कि किस प्रकार व्यक्ति विभिन्न सामूहिकताओं से जुड़ा होता है, जैसे समूह, वर्ग, लिंग, जाति तथा जनजाति। वास्तव में आप में से प्रत्येक किसी एक समूह से नहीं बल्कि कई समूहों से जुड़े होते हैं। उदाहरणतः आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और नातेदारी, वर्ग तथा लिंग, अपने देश तथा प्रदेश के सदस्य हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण में एक विशेष स्थान होता है। तो दोस्तों, बोल रहा है वास्तव में आप में से प्रत्येक किसी एक समूह से नहीं बल्कि कई समूहों से जुड़े रहते हैं। वास्तव में दोस्तों सही बात है। अगर आप घर में हैं तो उसमें एक समूह हुआ, फिर अगर आप विद्यालय जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक समूह आप देखते हैं, फिर अगर आप किसी समाज के एरिया में कहीं अन्य एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप समूह देखेंगे। तो वही बात हुई कि हम लोग एक नहीं बल्कि कई समूहों से जुड़े हुए हैं, और जिसका वर्णन हम लोगों को समाजशास्त्र पार्ट 1, जिसमें लेसन 1 था समाजशास्त्र परिचय संबंधित, ठीक है, उसमें दिया गया है। यहाँ बता रहा है समाजशास्त्र परिचय 28 से 35 पेज नंबर है, पृष्ठ संख्या 28-35, वहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो प्लीज़ देखिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा है, इसका यह अर्थ भी निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी किस विद्यालय में पढ़ने जाए यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, इसके काफ़ी उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी किसके, एक समूह से नहीं, काफ़ी समूहों से हम लोग जुड़े हैं, तो इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक विद्यार्थी किसी विद्यालय में पढ़ने जाए तो उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। अगर उसका समाज अच्छा है, अगर उसका समाज किसी गाँव में न होकर किसी शहर एरिया में है, तो क्या होगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। वही समाज किसी जंगल में है या किसी गांव में है या किसी कस्बे साइड में है, तो वहाँ का स्तर कुछ अलग होगा, और वहाँ पर जो विद्यालय व्यवस्था होगी कुछ अलग होगी। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार वह किसी प्रकार के वस्त्र पहनता है, किस प्रकार का भोजन करता है, अपने खाली समय में वह क्या करता है, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उसे प्राप्त हैं, अर्थात सामान्य तौर पर उसकी संपूर्ण जीवन शैली। तो ये सब सारी चीज़ें समाज की संरचना पर निर्धारित करता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये बता रहा है कि उसका भोजन कैसा रहेगा, उसके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कैसे होंगे, खाली समय में वो कैसे समय बिता रहा है। अगर वो शहर में रहेगा तो अपने दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर समय बिताएगा, गांव में रहेगा तो खेतों में जाकर अपने टाइम पे बिताएगा, जंगलों में रहेगा तो कुछ खाने मतलब जंगलों में जनजातियां जो होती हैं वो शाम के टाइम पर बेसिकली अपने खाने जुटाने में व्यस्त रहती हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर जैसा समाज होता है उस प्रकार का उन पर प्रभाव पड़ता है। फिर बोल रहा है जैसा कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य करता है। तो बोल रहा है जैसा सामाजिक संरचना होता है ना, उसमें जो संरचना के संदर्भ में सामाजिक जो स्तरीकरण है, जो सामाजिक स्तरीकरण है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, तो व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य करता है। यानी सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से जो स्तरीकरण है वो सबको अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए बाध्य करता है। अगर ऐसा न हो तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखो, जो कार बनाने वाला रहेगा, जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक रहेगा, तो उसको भी तो खाना चाहिए। अब खाना कौन बनाएगा? तो वो किसान वर्ग बनाएगा। ठीक, अब किसानों को भी कोई ज़रूरत रहेगी तो उसका ज़रूरत शायद मध्य वर्ग पूरा कर दे। तो ऐसे क्या होता है, सभी वर्ग क्या रहते हैं, कार्य करने के लिए बाध्य रहते हैं। कोई भी समाज की संरचना हो, उसके अंतर्गत कोई भी वर्ग हो, सभी कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना है। अब समाजशास्त्री जो क्या है वो क्या करते हैं, प्रायः क्या उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, व्यक्ति और समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना है। फिर बोल आपको सी राइट मिल की समाजशास्त्री कल्पना की व्याख्या याद होगी, जहां उन्होंने व्यक्ति के जीवन वृत्त तथा समाज के इतिहास के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है। यानी कि आपको उसमें एक उदाहरण देके बता रहा है कि सी राइट मिल, जो कि उसमें समाजशास्त्र परिचय में है, उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया था कि कल्पना की व्याख्या किया कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन वृत्त तथा समाज के इतिहास के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है। यानी जीवन वृत्त और समाज का इतिहास जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी समाज में जैसी पीढ़ी रही होगी वैसा आज भी समाज की जैसी पीढ़ी, मतलब इतिहास में जैसी समाज की पीढ़ी रही होगी, जैसा उनका व्यवहार हुआ होगा, आज भी वैसे ही व्यवहार देखने को मिलते हैं। वो ऐसे आज भी संबंध को स्पष्ट करते हैं जैसे उस टाइम पे रहे। फिर बोल रहा है इस पाठ में समाज और व्यक्ति के द्वंद्वात्मक संबंध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि 3 मुख्य संकल्पनाओं, अवधारणाओं यथा सामाजिक संरचना, यानी जैसे सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाए। अब बोल रहा है कि अब उन द्वंद्वात्मक संबंध को समझने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, तो मुख्य 3 संकल्पनाओं की आवश्यकता है। कौन कौन से हैं? सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रिया पर चर्चा की जाए। अगले कुछ अध्यायों में हम यह जानेंगे कि नगरीय तथा ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार भिन्न है और पर्यावरण तथा समाज के बीच व्यापक संबंधों का क्या रूप है। तो दोस्तों अब बता रहा है, यहाँ से आपका ये चैप्टर पूरा शुरू होने जा रहा है कि जो संबंध है उनको ज्ञात करने के लिए 3 मुख्य अवधारणाएं दिए जा रहे हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में अब विस्तार से चर्चा किया जाएगा अगले 1-2 अध्यायों में। फिर बोल रहा है आखिरी के 2 अध्यायों में हम पाश्चात्य सामाजिक विचारकों तथा भारतीय समाजशास्त्रियों तथा उनके विचारों को समझेंगे, जो हमें आगे सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे। तो लास्ट के 2 चैप्टर जो रहेंगे उसमें हम लोग समाजशास्त्रियों के विचारों को समझेंगे, जिसमें सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है। फिर बोल रहा है मुख्य प्रश्न जिस पर इस पाठ में विचार किया जाना है, किस हद तक व्यक्ति सामाजिक संरचना से बाध्य होता है और किस हद तक वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतंत्र होता है। तो बोल रहा है कि मुख्य प्रश्न जो है इस पाठ के अंदर ये विचार करना है कि समाज में कोई व्यक्ति कितने हद तक वो बाध्य रहता है और कितने हद तक स्वतंत्र होता है। यानी क्या करने के लिए वो बाध्य है, क्या करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में विचार करेंगे। फिर बोल रहा है समाज में व्यक्ति की स्थिति अथवा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उसका स्थान उसकी व्यक्तिगत रुचियों को किस सीमा तक निर्धारित करती है। बोल रहा है कि समाज में व्यक्ति की स्थिति अथवा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उसका स्थान उसकी व्यक्तिगत रुचियों को किस सीमा तक निर्धारित करती है। यानी कि अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति है या कोई स्तरीकरण है तो उसका स्थान जो है उसकी व्यक्तिगत रुचियों तक स्थिर है कि नहीं, तो वो निर्धारित करता है। यानी अगर कोई ऊंचे वर्ग पर है तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। या कोई नीचे वर्ग का तबका है वो ऐसे काम कर न पाए जो और लोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके की बात बता रहा है कि ऐसी किस सीमा तक निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब बोल रहे क्या सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये भी देखना है कि क्या सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तर व्यक्ति की कार्यप्रणाली प्रभावित करते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रभावित तो करते ही होंगे दोस्तों। देखो जो वर्ग समूह जो स्तरीकरण होता है, जो उच्च वर्ग के होते हैं तो क्या करते हैं, कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। जो छोटे निम्न वर्ग के रहेंगे वो लोग अलग अपने हिसाब से कार्यप्रणाली को प्रभावित करेंगे। तो सभी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का। फिर बोल रहा है किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष करते हैं तथा उसे वे क्या रूप देते हैं। और ये भी हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करता है, उनसे प्रतियोगिता करता है या संघर्ष करता है और उसे वो अंत में क्या रूप देते हैं। तो ये सब के बारे में इस पाठ में चर्चा किया जाएगा। अब बोल रहा है इस अध्याय में हम संक्षेप में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण पर चर्चा करेंगे। अब बोल रहा है कि इस अध्याय में हम संक्षेप में करेंगे, बाकी विस्तार में नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बोल रहे आपने सामाजिक स्तरीकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के अध्याय 2 में की है। अब हम आगे बढ़ते हुए 3 मुख्य सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो था वो सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण पर पूरा एकदम बेकायदे चैप्टर 2 है। मैंने अपलोड किया भी है, लेकिन दोस्तों एक दिक्कत ये था कि मैं अपलोड किया तो उसका फाइल जो था वो लो क्वालिटी में अपलोड हो गया। तो आपको शायद वो ये जो वर्ड है दिखे नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई देगी आपको, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मैं उसे नया अपलोड कर दूंगा फिर से। तो वही बोल रहा है कि इसमें सामाजिक स्तरीकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुका है, जो कि उसमें है दूसरे सब्जेक्ट में समाजशास्त्र परिचय में। अब इसमें क्या आप पढ़ेंगे, इसमें 3 मुख्य सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष, इसमें चर्चा होगा। ठीक है, फिर बोला इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया को समझने के लिए हम यह समझने तथा देखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी कि अगर ये जब तीनों समझते रहेंगे, उसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि सामाजिक संरचना और स्तरीकरण जो है वो कैसे अपने सामाजिक प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी अगर स्तरीकरण है तो सामाजिक प्रक्रिया क्या है, आपने देखा सहयोग, संघर्ष और प्रतियोगिता, तो ये सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संरचना के माध्यम से। ठीक है, फिर बोल रहा है दूसरे शब्दों में किस प्रकार व्यक्तियों के मध्य तथा समूहों के मध्य सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष होते हैं। यह सब कुछ सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्तियों एवं समूह पर की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तरीकरण है उसमें क्या होता है, वो जिसमें जितने भी सामाजिक प्रक्रिया होती है, ये जाहिर सी बात है कि सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संरचना पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। ठीक है, अगर ये दोनों न रहें तो सामाजिक प्रक्रिया हो ही ना पाए। जाहिर सी बात है सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग ये सब है, तो ये कब होगा, जब समाज का स्तरीकरण रहे और समाज का संरचना यानी समाज पूरी तरह से बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तक जो था वो पूरी भूमिका थी, आपको बताया गया कि कैसे इस चैप्टर में आप किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और क्या आपने पहले पढ़ चुका है। खैर आपने नहीं पढ़ा भी है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं इसमें भी समझाते चलूँगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोला, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक संरचना शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है अर्थात अपने विशिष्ट रूप में वह क्रमवार तथा नियमित है। सामाजिक संरचना इससे स्पष्ट होता है कि समाज यह दर्शाता है कि समाज अपने विशिष्ट रूप में यानी अपने एक विशेष रूप में बना हुआ है और वहाँ पर क्रमवार की नियमितता है। यानी कि कोई समाज है जो पूर्ण रूप से बना हुआ है, वहाँ पे सभी वर्ग निहित हैं, सभी वर्ग अपने रूप से अपने हिसाब से क्रियाकलाप कर रहे हैं और वो नियमित हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जिस सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं वह मात्र कुछ क्रियाओं एवं प्रघटनाओं का अनियमित मिश्रण नहीं है। लोगों का आचरण किस प्रकार का होता है तथा एक दूसरे के प्रति उनके संबंध किस प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्रकार की अंतर्निहित नियमितता अथवा प्रतिमान होता है। अब दोस्तों कह रहा है कि हम लोग जिस सामाजिक वातावरण में रहते हैं उसमें क्या होता है कि कहाँ गया, सॉरी अरे यार सॉरी,
जिस सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं वह मात्र कुछ क्रियाओं और प्रघटनाओं निमित्त, यानी कि हम लोग जिस सामाजिक वातावरण रहते हैं उसमें सिर्फ क्रियाएं प्रघटनाओं का ही उल्लेख नहीं होता है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वहाँ पर लोगों के आचरण कैसे हैं, वे एक दूसरे के प्रति उनके संबंध किस प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर समाज में आप हैं और आपका आचरण किसी एक दूसरे के प्रति कैसा लगाव है, कैसी मतभेद हैं, ये सब अगर नहीं रहे तो फिर समाज का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो ये बता रहा है कि इसका भी एक तरीके से इसे भी एक मुख्य क्रिया के रूप में लिया जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है सामाजिक संरचना की संकल्पना इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है, यानी कि सामाजिक संरचना की संकल्पना जो है इन्हीं नियमितताओं पर इंगित करती हैं। एक बिंदु तक समाज की संरचनात्मक विशेषताओं को एक इमारत की संरचनात्मक विशेषताओं के समकक्ष रखकर समझा जा सकता है। यानी अब एक तरीके से सामाजिक संरचना को कैसे ये उदाहरण के रूप में बता रहा है कि समाज की संरचना विषमताओं को एक इमारत की, यानी जिस प्रकार इमारत एक बनता है उस प्रकार, यानी जाहिर सी बात है हम लोग एक समाज में रहते हैं तो वो क्या हुआ, एक तरीके से मान लीजिए एक इमारत हो गया, एक घर ही तो हो गया हम लोग के समाज जो है। मान लीजिए कोई कहीं भी रहे, जैसे कोई नगर हो गया या कोई शहर हो गया, तो क्या हुआ, एक तरीके से शहर हो गया। जैसे लखनऊ सिटी हो गई या बनारस सिटी हो गया, तो ये सब क्या है, एक तरीके से शहर है। तो शहर एक, यहाँ की भाषा अलग, यहाँ की संस्कृति अलग रहेगी, यहाँ के जो लोग रहेंगे, यहाँ के कार्यकलाप अलग रहेंगे, तो यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो एक दूसरे से सहज रहेंगे। अगर वही आप बनारस से कहीं तमिलनाडु साइड चले जाओगे तो वहाँ आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे आप रहे नहीं हो, आपको वहाँ पे ढलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तमिलनाडु के लिए वो एरिया सहज होगा। तो ये बता रहा है कि एक बिंदु तक समाज की संरचनात्मक विशेषताओं को एक इमारत की संरचनात्मक विशेषताओं के समक्ष रखकर समझा जा सकता है। एक इमारत की दीवारें, जमीन तथा छत सब मिलकर उस इमारत को एक विशेष आकार देती हैं। उसी प्रकार समाज की संरचना जो होता है वो ऐसे ही होता है। वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धर्म, वहाँ की जाति, वहाँ की भाषा, ये सब मिलकर समाज की संरचना करते हैं या संरचना का आकार देते हैं, ठीक है। पर यदि इस तुलना का प्रयोग ज़्यादा सख्ती से किया जाए तो यह रूपक अपने आप में गलतफहमी पैदा करने वाला हो सकता है। यानी इस बात को ज़्यादा सख्ती से रखा जाए कि हाँ इन्हीं सब के माध्यम से ही समाज की संरचना होती है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा गलतफहमी पैदा कर सकता है। यानी कि एक समाज है, वहाँ मान लीजिए कोई समाज है, वहाँ पर एक मुख्य जाति या कोई विशिष्ट जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर अन्य लोग जाकर नहीं बस सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से गलतफहमी पैदा करता है, क्योंकि कहने का तो मतलब यही है कि समाज की संरचना एक घरनुमा है। अब वैसे ही एक घरनुमा है, तो मान लो एक घर में अगर बाहरी कोई व्यक्ति आकर तुम्हारे घर में रहेगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो यही करे कि ज़्यादा सख्ती से इसे रखा जाए तो दिक्कत हो सकता है। यानी कि समाज के लिए ये स्पष्ट नहीं होता है, घर के लिए तो स्पष्ट होता है। घर का उदाहरण देकर तो आपने समझा दिया कि समाज ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा कठोर रूप में लिया जाएगा तो एक तरीके से इसमें गलतफहमी भी आ सकती है, ठीक है। समाज में तो कोई बस सकता है, लेकिन घर में तो नहीं रह बस सकते हैं। समझ रहे होंगे आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ओके। फिर कह रहा है सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों से बनती है, ठीक है। सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों से बनती हैं। जो पक्ष इन्हें नियमितता प्रदान करता है वह है अलग अलग काल अवधि में एवं भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं एवं संबंधों का लगातार दोहराया जाना। अब बोल रहा है सामाजिक संरचना जो है वह मानवीय क्रियाओं तथा उनके संबंधों से बनती है, और इसमें जितने भी पक्ष रहते हैं वो अलग अलग अवधि में अलग अलग स्थानों पर अपने कार्य को हमेशा दोहराते रहते हैं। यानी ये मानवीय, जाहिर सी बात है दोस्तों, सामाजिक संरचना मानव के ही माध्यम से तो वो उत्पन्न होता है और मानव के माध्यम से खत्म होता है। अगर कोई शहर है वहाँ पे मानव अपने संबंधों को सुदृढ़ करता है, वहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाता है, अपने क्रियाकलाप में नित्य प्रतिदिन लगा रहता है और हमेशा अपने कार्य को करता रहता है, तो समाज जो समाज की संरचना रहती है ना वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर कोई समाज है वहाँ के लोगों के संबंध एक दूसरे से अलग हैं, लोग एक दूसरे से मतलब प्रतिस्पर्धात्मक रूप में रहते हैं, तो वो समाज ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो पतन की ओर चला जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है सामाजिक संरचना के लिए कि मानवीय क्रियाओं तथा उनके संबंध हमेशा बने रहें। अतः सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्पादन यहाँ देखिए 3 फिगर दे रहा है, एक गांव का है, एक थोड़े शहर टाइप में है और एक पूरा शहर है, ठीक है। ये बता रहा है कैसे कैसे सामाजिक, देखिए ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की इमारतें यहाँ बता रहा है कैसे कैसे हैं। तो क्या था यहाँ पर हम लोग छोड़े हैं, कहाँ गया, पुनरुत्पादन,
ठीक है, फिर से लाइन मैं कवर कर लूँ। अतः सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्पादन तथा सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक पुनरुत्पादन और सामाजिक संरचना जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यालय तथा एक परिवार की संरचना को लेते हैं। विद्यालय में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं जो आगे चलकर संस्थाएं बनते हैं, जैसे विद्यालय में दाखिले के तरीके, आचरण संबंधी नियम, वार्षिकोत्सव, प्रातःकालीन सभा और कहीं कहीं विद्यालय गीत। ठीक इसी प्रकार से परिवार में आचरण के कुछ मानक स्तर, जैसे विवाह के तौर तरीके, संबंधों के अर्थ, उम्मीदें तथा उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार में वृद्ध सदस्यों की मृत्यु एवं विद्यालय से पुराने विद्यार्थियों का चले जाना एवं इसके स्थान पर नए सदस्यों का प्रवेश होता रहता है और यह संस्था चलती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि जो समाज का पुनरुत्पादन तथा सामाजिक संरचना है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ मतलब जैसे कोई ये उदाहरण दिया है विद्यालय और घर के माध्यम से कि घर क्या रहता है, जहाँ पे घर रहता है वहाँ पे जो सदस्य रहते हैं एक न एक दिन वो चले जाते हैं और साथ ही साथ नए सदस्य वहाँ पे आते जाते हैं। उसी प्रकार विद्यालय बोल रहा है कि विद्यालय में जैसे जैसे नए सदस्य जुड़ते हैं तो पुराने निकलते चले जाते हैं और जैसे जैसे वो निकलते हैं वो समाज के लिए एक अपना काम करके जाते हैं। ठीक है, और ये दिखाता है कि सामाजिक संरचना किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पर हम यह भी जानते हैं कि परिवार तथा विद्यालय के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। जाहिर सी बात है इसमें परिवर्तन होता रहता है, जो कि इसके परिवर्तन होने के बावजूद सामाजिक संरचना बनी रहती है। उपरोक्त परिचर्चा तथा क्रियाकलाप हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव द्वारा निर्मित समाज उस इमारत की तरह होता है जिसकी प्रत्येक क्षण उन्हीं ईंटों से पुनर्रचना होती है जिनसे उसे बनाया गया। यानी कि बता रहा है कि उसकी जो समाज है वो उन्हीं लोगों से, यानी कोई किसी मानव से निर्मित होती है लेकिन उनके जाने के बाद भी वो बनी रहती है क्योंकि नए लोग आकर उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ईंटों से मानव को दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार समाज में जैसे मानव आते हैं और चले जाते हैं और दूसरे मानव आते हैं, उसी प्रकार बोल रहा है कि प्रत्येक क्षण उन्हीं ईंटों से पुनर्रचना होती है, यानी उन्हीं मानव से पुनर्रचना होती रहती है जिनसे उसे बनाया गया। यानी मानव द्वारा बनाया गया सामाजिक संरचना मानव के माध्यम से हमेशा कार्यरत और बना रहता है। ठीक है, जैसा कि हमने स्वयं देखा है कि मनुष्य विद्यालय तथा परिवार में संरचना की पुनर्रचना हेतु परिवर्तन करते हुए समूचे परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। वे प्रतिदिन विभिन्न स्तरों पर पुनर्रचना के लिए सहयोग करते हैं। यह भी कम सच नहीं है कि उनमें एक दूसरे के साथ दूषित तथा क्रूर प्रतियोगिता भी होती है। सच्चाई यह है कि सहयोगात्मक व्यवहार के साथ हम गंभीर प्रकृति के संघर्षों को भी देखते हैं, और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि सहयोग को जबरदस्ती लागू भी किया जाता है ताकि संघर्षों को छिपाया जा सके। तो यहाँ बता रहा है कि इतने मतलब संरचनात्मक उद्देश्य होने के बावजूद मानव के द्वारा सामाजिक संरचना को स्थिर रखने में उनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं सहयोग के माध्यम से उसे छिपाया जाता है। यानी कि ज़्यादातर सहयोग एक दूसरे को देते हैं ताकि अपने संबंध बने रहे। हाँ, भले प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता रहे, लेकिन वो लोग सहयोग के माध्यम से उसे क्या करते हैं, उन संघर्षों और प्रतिस्पर्धा को छुपाते हैं। और ये सहयोग जो है वो ज़बरदस्ती लागू किया जाता है। ज़बरदस्ती के सेंस में दोस्तों ये इस तरीके से मतलब लोगों के मन में, लोगों के हृदय परिवर्तन के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आप एक दूसरे की मदद करें, न कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या लड़ाई झगड़े करें। ठीक है, ताकि हमारा सामाजिक संरचना जो है वो बनी रहे। फिर बोल रहा है एमिल दुर्खाइम द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला एक मुख्य विषय यह अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा भी किया गया है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। यहाँ बता रहा है कि एमिल दुर्खाइम जो है वो समाजशास्त्री रहे हैं। आगे बढ़ाया जाने वाला एक मुख्य विषय यह है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि समाज के जितने भी सदस्य हैं वो सामाजिक क्रियाओं के रूप में प्रतिबंध लगाते हैं। यानी ऐसे सदस्य जो गलत काम कर रहे हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो समाज की संरचना को ठेस पहुंचा रहे हैं या समाज के संबंधों को ठेस पहुंचा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, दुर्खाइम ने तर्क दिया कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है, यानी व्यक्ति जैसा होगा समाज वैसा ही होगा। व्यक्ति अगर वहाँ का व्यक्ति आतंकवादी है तो समाज भी वहाँ का एक तरीके से आतंकवाद के रूप में पनपेगा। अगर वहाँ के नागरिक या वहाँ के व्यक्ति सभ्य हैं तो वो सभ्य के रूप में उभरेगा। ठीक है,
फिर बोल रहा है समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है, यानी कि एक समाज जो है वो एक व्यक्ति की सारी क्रियाओं से, एक व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है। यानी एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे समाज को बर्बाद नहीं वो हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति की गलत क्रिया से पूरा समाज बर्बाद नहीं हो सकता, वो कहीं उससे ऊपर है। इसमें दृढ़ता अथवा कठोरता है जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहां बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना व्यक्ति की संभावित क्रियाओं को बाध्य करती हैं। उदाहरण के तौर पर दीवारों तथा दरवाजों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है। इसकी सीमा तय करती है कि हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं। यानी बता रहे सामाजिक संरचना जो है हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है और इसकी सीमा भी तय करती है। अगर सामाजिक संरचना अच्छी है तो हमारे क्रियाकलाप को क्या करेगी, वो बाध्य करेगी, हमें वैसे कार्य करने से रोकेगी जो हमें नहीं करने चाहिए या जिसके माध्यम से समाज की संरचना को नुकसान हो। ठीक है, और ऐसे सीमाएं निर्धारित करेगी कि जिसके बाहर कोई भी व्यक्ति, उस समाज का कोई भी व्यक्ति उसके बाहर न जाए। ठीक है, फिर बोला ये हमसे बाह्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमरे की दीवारें होती हैं। अन्य सामाजिक चिंतक जैसे कार्ल मार्क्स भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं जो सामाजिक संरचना को परिवर्तित भी करती है और उसे पुनः उत्पादित भी करती है। मार्क्स ने यह तर्क दिया कि मनुष्य इतिहास बनाता है, परंतु वह इतिहास निर्माण न तो उसकी इच्छा पर और न ही उसकी मनपसंद शर्तों पर आधारित होता है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं और न ही अपनी मनपसंद शर्तों पर, बल्कि इतिहास का निर्माण उन ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थिति कि उन बाध्यताओं तथा संभावनाओं के अंतर्गत होता है जहां वह जीवन यापन कर रहा है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो समाज है, समाज किस प्रकार बनता है। समाज किसी के माध्यम से नहीं बनता दोस्तों। समाज वहाँ पर रहने वाले मानव के क्रियाकलापों के द्वारा बनता है। उसी प्रकार इतिहास का उदाहरण देकर बोल रहा है कि किसी भी तरीके से इतिहास जो रहता है किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं लिखा जाता है। कोई व्यक्ति जैसा जिया वो किसी व्यक्ति के अनुसार लिखा जाएगा, तो किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाए तो वो बायोग्राफी हो जाएगा, तो वो ये हिस्ट्री नहीं होगी। तो वही बात है कि इतिहास उन्हीं के बारे में लिखा जाता है जो मुख्य संरचनात्मक स्थिति तथा संभावनाओं को दर्शाता हो। ठीक है, उनके बारे में इतिहास लिखा, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 2 आप देख लीजिएगा। बोल रहा है कि ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए जो दोनों स्थितियों को प्रकट करते हो। किस प्रकार मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य होता है तथा जहां व्यक्ति सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है और उसे बदल देता है। अपनी पूर्व पुस्तक में सामाजिक परिचर्या को याद कीजिए। तो यहाँ बोला कि ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए जो दोनों स्थितियों को प्रकट करते हैं। यानी जहाँ पर मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य है कि अरे यार यहाँ ऐसे नहीं करना है, और जहाँ पे उसकी अवहेलना करता है। तो दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं दोस्तों समाज में कि कहीं ना कहीं वो बाध्य हो कोई गलत काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अवहेलना भी उसका किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाज की अवहेलना भी कर सकता है। तो समाज की अवहेलना तभी होगा जब समाज में हो रहे गलत कार्य, जैसे कि रंग भेद, जाति धर्म के ऊपर बवाल या कोई भी ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पर उसकी अवहेलना किया जा सके। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसमें बोल रहा है दुर्खाइम के दृष्टिकोण को उनके प्रसिद्ध विवरण में दिया गया है। जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक भाई, एक पति अथवा देश के नागरिक के रूप में करता हूं तथा दिए गए अपने वचन को पूर्ण करता हूं, मैं अपने दायित्वों को पूरा करता हूं जिन्हें कानून तथा प्रथा में परिभाषित किया गया तथा जो मुझसे तथा मेरी क्रियाओं से परे या बाह्य है। ठीक इसी प्रकार भक्ति जन्म से ही पूर्व स्वीकृत अपने धार्मिक जीवन की मान्यताओं तथा क्रियाओं को पहचान लेता है। अगर उसका अस्तित्व उसके जन्म से पूर्व था तो इसका अर्थ है कि उसका अस्तित्व उसके बाहर। मैं अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने कर्जों को चुकाने के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने व्यापारिक संबंधों के लिए जिन क्रेडिट उपकरणों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने पैसे में जिन कर्मों का अनुनयन करता हूँ इत्यादि, इनका मेरे द्वारा उपयोग किए जाने पर भी ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी इसके प्रत्येक के लिए की जा सकती है। तो दुर्खिम जो है यहाँ पर अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं। वो एक तरीके से बता रहे हैं कि किस प्रकार अगर उनके जन्म से पहले ही अगर उनका अस्तित्व है
तो उनका कोई मायने नहीं है। अगर जन्म के बाद उनका अस्तित्व कोई आता है तो वो वही कार्य करते हैं जो समाज के अन्य लोग करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि चाहे वो कर्ज चुकाने में मुद्रा का जो प्रयोग कर रहे हैं, या व्यापारिक संबंध के लिए जिन क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं, या ऐसे कोई भी कार्य जो समाज में किए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा उपयोग किए जाने पर भी ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो समाज में पहले से ही वर्णित है, जो जिस समाज में जिसका पहले से ही अस्तित्व है, उसका उपयोग सभी प्रकार के लोग करते हैं और समाज की स्थिति को यथास्थिति बनाए रखते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी इनमें से प्रत्येक के लिए की जा सकती है। यानी जाहिर सी बात है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति हर समाज में जिस समाज का जैसा कोई नियम कानून रहेगा, सब लोग उसको पालन करता है, और ऐसा उदाहरण सभी व्यक्ति के लिए किया या पेश किया जा सकता है, या उनके बारे में किसी के बारे में भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक बताया था अपने बारे में। फिर बोले, अब हम इस स्तर पर सामाजिक स्तरीकरण की उस संकल्पना की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे जो प्रारंभिक पुस्तक अध्याय 2 का भाग है। तो आइए देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है। बोला, सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व, भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से। अब सामाजिक स्तरीकरण से यहाँ पे अभिप्राय बता रहा है कि समाज में समूहों के बीच, समाज में जितने भी समूह रहेंगे उनके बीच में संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व। संरचनात्मक मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ें, वस्तुएं या कोई भी सेवा या जो भी कुछ है वो जिसमें असमानताएं हों, और भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से परे हो, ठीक है। अगर सामाजिक असमानताएं नहीं रहेंगी तो दोस्तों स्तरीकरण का कोई महत्व नहीं निकलेगा। और स्तरीकरण इसीलिए कहा जाता है ताकि समाज के कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ वर्ग में बांट दिया जाता है और उनके लिए संरचनात्मक असमानताएं प्रस्तुत की जाती हैं। और मतलब यही हुआ कि वहाँ के लोगों के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं और असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वही स्तरीकरण से यहाँ पे अभिप्राय बता रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर बोल रहा है कि हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है, परंतु आधुनिक समाज धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हर जगह स्तरीकरण तो विद्यमान है, लेकिन आज के समाज में क्या है, धन और शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा धन है वो अमीर वर्ग में रहेगा, उच्च वर्ग में, जिसके पास बहुत कम है वो निर्धन वर्ग में चला जाएगा। तो आज का आधुनिक समाज इसी हिसाब से स्तरीकरण को देखता है। फिर बोल रहा है, एक तरफ जहाँ आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वहीं दूसरी ओर प्रजाति तथा जाति, क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति तथा लिंग इत्यादि सामाजिक स्तरीकरण के आधार बने हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जिस प्रकार आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूप में वर्ग विभाजन है, यानी उच्च वर्ग निम्न वर्ग, वहीं दूसरी ओर क्या है, प्रजाति, लिंग, धर्म, इस सब के हिसाब से भी स्तरीकरण देखने को हमें मिलते हैं। फिर बोल रहा है, आपको याद होगा कि सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। यानी कि सामाजिक जैसी जो सामाजिक संरचना है उसमें क्या होगा, सामाजिक व्यवहार पहले से ही फिक्स रहेगा। यानी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसी पैटर्न के अनुरूप व्यवहार करेगा जैसा वो चलता आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है, सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। बोल रहा है, सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो स्तरीकरण रहेगा वो किसके माध्यम से पहचाना जाएगा, जब सामाजिक संरचना उत्पन्न रहेगी उसकी असमानताओं के हिसाब से पहचाना जाएगा। यानी कोई सामाजिक संरचना है, यानी कोई समाज है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो वहाँ की वस्तुएं हैं, वहाँ की सेवाएं जो असमान रूप से वितरित हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हमें सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव या सामाजिकरण का एक विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। फिर बोल रहे, असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से वितरित हो, यह तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी हुई है। यानी बोल रहा है कि जो असमानता क्या है, असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से वितरित हो। यानी कि असमानता ऐसा नहीं है कि सबको असमान रूप से देखा जाए या असमान रूप से सबको वितरित किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप गरीब हैं तो आपको कम दिया जाएगा, आप अमीर हैं तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बोला, यह तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी है। यानी यहाँ जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह जो है ना, उनकी व्यवस्था से सामाजिक सदस्यता से जुड़ी हुई। तो जो समूह, जैसा समूह क्या होता है
कि कोई ऐसा समूह जो काफ़ी अच्छे वर्ग से है, कोई ऐसा समूह जो काफ़ी मध्यम वर्ग से है, कोई ऐसा समूह जो काफ़ी निम्न वर्ग से है, तो वहाँ उसके हिसाब से असमानता पैदा होती है। न कि समाज के लोग ये निर्धारित करते हैं कि असमानता कैसे हो या उनको कम दिया जाए, उनको ज़्यादा, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज में रहते रहते क्या होता है ना दोस्तों, एक समूह बन जाता है। कुछ लोगों का अपना अपना एक समूह हो जाता है, जो मध्य वर्ग हो सकते हैं, चाहे वो उच्च वर्ग हो सकते हैं, चाहे निम्न वर्ग हो सकते हैं। निम्न वर्ग में भी हो सकता है कि निम्न वर्ग में भी ऐसे कुछ समूह बन जाए कि उसमें भी कोई ज़्यादा निर्धन हो, उसमें थोड़ा सा कोई कमाने वाला, उसमें सबसे ज़्यादा कमाए। ठीक है, तो ये असमानता के बारे में आपको बताया। फिर बोल रहा है एक समूह, बोल रहा है एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती हैं और यदि वे उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न होगा कि उनकी विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चे को मिल जाए। तो ये बता रहा है कि असमानता जो है वो ऐसे नॉर्मली सबको दिया नहीं जाता है। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहा है कि एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर समूह जो है वो चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे गरीब का हो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो समूह होता है ना, उसकी विशेषताएं जो होती हैं समान होती है। यानी कोई गरीब है तो सभी वहाँ के समूह के सभी लोग गरीब रहेंगे, कोई अमीर वर्ग में है तो वहाँ के सभी अमीर रहेंगे। तो क्या होगा, उसके विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चों को मिल जाए। यानी कि अगर कोई गरीब वर्ग से रहेगा तो उनके बच्चे भी गरीब रहेंगे, उनके गरीबी में उनका भी देखभाल होगा। अगर कोई अमीर रहेगा तो उनके माता पिता बच्चों को अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, अच्छा खिलाएंगे। ठीक है, तो वो बात हो जाती है। अब बोल रहा है स्तरीकरण की संकल्पना तब उस विचार को संदर्भित करती है जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूह में होता है। अब स्तरीकरण जो रहता है वो क्या करता है, उस विचार को संदर्भित करता है। किस विचार को, जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है। जाहिर सी बात है, स्तरीकरण किसे दर्शाएगा, वही दर्शाएगा ना जो समाज किसी एक निश्चित समूह में या किसी निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है। तो उसे ही स्तरीकरण क्या करेगा, दर्शाएगा कि हाँ ये समूह है, ये समूह यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, ये वही निर्धारित करना ही क्या कहा जाएगा, स्तरीकरण कहा जाएगा। फिर बोला तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यानी कि वो जो समूह रहेंगे वो ऐसे ही समूह रहेंगे और ये संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और स्तरीकरण हमेशा बना रहेगा। गरीब वर्ग, देखो दोस्तों क्या होता है ना कि जो साइकिल होती है, ये जो साइकिल होती है ना इस टाइप की होती है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो गरीब में पैदा हुआ, ठीक है, वो गरीब में पैदा होगा तो उसे शिक्षा स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना उसको बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो क्या करेगा, वो मेंटली कमज़ोर रहेगा, उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर रहेगा। तो हर चीज़ में कमज़ोर रहेगा तो क्या करेगा, किसी चीज़ में अपना वो दिमाग नहीं लगा पाएगा। तो जब किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगा पाएगा तो वो गारे मट्टी वाला काम करेगा और गरीब के गरीब रह जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमीर, अच्छा पैसा रहेगा, उसके पास अच्छी मेंटेलिटी रहेगी, उसकी बॉडी अच्छी हेल्दी रहेगी, हर चीज़ में वो दिमाग लगाएगा तो हर चीज़ क्या करेगा, उसके माध्यम से वो बढ़ेगा और ऐसे ही वो अमीर रहेगा। तो वही बढ़े, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती रहती है। ठीक है, गरीब गरीबी रहते चले जाते हैं, अमीर अमीर रहते चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। फिर बोले असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी आवश्यक है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार हैं जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ बता रहा है कि असमान रूप से बांटे गए लाभ के अंतर को भी समझना है कि असमान रूप से जो लाभ जो होते हैं वो असमान रूप से जो बटे हुए हैं समाज में, उनको भी जानना आवश्यक है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार बता रहा है जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपभोग किया जाता है। यानी कि जो समूह होते हैं उनके द्वारा उसका उपभोग किया जाता है। तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। जीवन अवसर, बोल रहा है जीवन अवसर वे सभी भौतिक लाभ जो प्राप्तकर्ता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं। उनमें केवल संपत्ति तथा आय जैसे आर्थिक लाभों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा तथा मनोरंजन को भी शामिल किया जाता है। तो ये पहला लाभ हो गया जीवन अवसर का। ठीक है, फिर बोल रहा सामाजिक परिस्थिति, मान सम्मान तथा समाज के अन्य व्यक्तियों की नज़र में उच्च स्थान, दूसरा हो गया लाभ। फिर बोल रहा तीसरा राजनीतिक प्रभाव, एक समूह द्वारा दूसरे समूह अथवा समूहों पर प्रभुत्व जमाना अथवा निर्णय निर्धारण में प्रमाणाधिक के प्रभाव अथवा निर्णयों से अत्यधिक लाभ उठाना, ये रहा तीसरा लाभ। तो ये जो लाभ है ना वो भी असमान रूप से वितरित है। यानी कि जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ बताया ना कि असमान रूप से बांटे गए लाभों का अंतर को समझना भी है। तो जीवन अवसर जो रहेगा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अमीर वर्ग के तबके रहेंगे, उन लोगों को मिलेगा। वहाँ क्या होगा, आय संपत्ति तो मान लीजिए शामिल नहीं किया जा सकता है या कर भी लें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अन्य सुविधा जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मनोरंजन सभी शामिल हो जाता है। तो जीवन अवसर भी उनके पास रहता है। दूसरा सामाजिक परिस्थिति, मान सम्मान तथा उच्च समाज के अन्य व्यक्तियों की नज़रों में उच्च स्थान होता है उनका। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रहता है राजनीतिक प्रभाव, तो इसके माध्यम से भी लाभ का बंटवारा हो जाता है।
ठीक है। लाभांश का बंटवारा होता है राजनीतिक प्रभाव में एक समूह द्वारा दूसरे समूह को दबाया जाना। ठीक है। फिर बोला आगे होने वाली चर्चा में हम उपरोक्त 3 सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग तथा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, इन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही मनुष्य पूर्व स्थिति संरचना तथा स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब दोस्तों बोल रहा है कि आगे जो चर्चा होगी उसमें 3 सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। उसमें कौन कौन से हैं, लिंग अथवा सामाजिक स्तर, उसमें बताए जाएंगे किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, इन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा आकार दिया जाता है। ठीक है। साथ ही जैसे मतलब बता रहा है कि जो प्रतियोगिता, सहयोग और संघर्ष होते हैं वो क्या किसके माध्यम से होते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से होते हैं। अगर कोई सहयोग दे रहा है, कोई अमीर वर्ग का सहयोग दे रहा है गरीब वर्ग को, तो क्या हुआ, सामाजिक स्तरीकरण को ही तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। प्रतिस्पर्धा हो रहा है तो अमीरों में प्रतिस्पर्धा हो रही है, गरीबों में प्रतिस्पर्धा हो रहा है, तो ये भी सामाजिकरण का स्थिति देखने को मिल रही है। संघर्ष हो रहा है तो वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा जो आकार दिया जा रहा है उसमें जो प्रमुख है वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। और सामाजिक प्रक्रिया में क्या क्या आते हैं वो तो आपको पता ही होगा। फिर बोल रहा है साथ ही मनुष्य पूर्व स्थिति संरचना तथा स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संरचना है वो क्या करता है, मनुष्य के पूर्व स्थिति संरचना और स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का भी प्रयास करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सामाजिक स्तरीकरण रहेगा तो कोई गरीब वर्ग रहेगा, तो गरीब रहेगा तो अमीर वर्ग से थोड़ा सा देख कर, उससे सीख कर वो भी चाहेगा कि हम अमीर बन जाएं और उस समूह में शामिल हो जाएं जहाँ पे अमीर वर्ग का तबका रहता है। तो ये एक तरीके से सामाजिक स्तरीकरण ये भी प्रयास करता है ताकि दूसरे लोग को भी मौका मिले। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के 2 तरीके हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के 2 तरीके, तो अब कौन से 2 तरीके हैं आइए समझा जाए। अपनी प्रारंभिक पुस्तक में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसके हल्के रूप में लिया जाता है। ठीक है। अपनी प्रारंभिक पुस्तक, आपने सामान्य ज्ञान की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, उसकी सीमाओं को भी समझा होगा। जैसे कभी कभी आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है उसमें। ठीक है। तो वही बता रहा है कि अनुमान तो नहीं, सन जोड़ लेते हैं कि हाँ 600 ईस्वी से इतना ईस्वी हुआ होगा। ठीक है। तो समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हल्के रूप में लिया जाता है। ठीक है। इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता। तो जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जो समाजशास्त्री होते हैं, वो किसी भी मुद्दे को मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं। यानी कि समाजशास्त्री कुछ भी एनालिसिस किसी भी मुद्दे पे आने के लिए काफ़ी तर्क वितर्क करते हैं और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही कोई बात बोलते हैं, किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। ठीक है। अतः यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्यों में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो मनुष्य है वो कैसे किसी मनुष्य में प्रतियोगिता तो सहायता जो संघर्ष का मामला है, ठीक है, वो किस प्रकार मतलब वो कैसे समाज की स्थिति को सुदृढ़ बनाए। ठीक, तो वही बोल रहा है कि क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है, उसमें समाज प्रतियोगिता और संघर्ष देखने को मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र जो होते हैं ना वो मनोवैज्ञानिक तथा प्रकृतिवादी
व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अपने तर्क वितर्क, अपने एनालिसिस पे ही संतुष्ट होते हैं। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। यानी कि समाजशास्त्र जो होता है वो क्या करता है, सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही इन सामाजिक प्रक्रिया को निहित करना चाहता है। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया निहित हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, सामाजिक प्रक्रिया जो है वो सामाजिक संरचना के बाहर हो सकती है। ऐसा दोस्तों कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग और ये सब जो कार्य प्रणाली आती है ना, वो सामाजिक संरचना के अंदर में ही आएगी। अगर समाज में व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो सामाजिक प्रक्रिया होगा कहाँ से? तो ही समाजशास्त्र ये बताते हैं कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्रियाकलाप बोल रहा है अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष के उदाहरण ढूंढिए। तो आप ढूंढ भी सकते हैं दोस्तों। सहयोग में क्या होगा, कोई अमीर वर्ग किसी गरीब वर्ग के तबके को मदद कर रहा है। प्रतियोगिता, किसी अमीर वर्ग में किसी बिजनेस में लेकर प्रतियोगिता हो रही है। संघर्ष में भी होता है, कोई गरीब वर्ग संघर्ष कर रहा है अपने जीवन यापन को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो बोल रहा है, हमने पिछली पुस्तक में चर्चा की थी कि समाज में किस प्रकार विभेद तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। विभेद और बहुलता की समझ व्याप्त है, जाहिर सी बात है हर समाज में देखने को मिलते हैं। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वो परिवार हो, अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो, सभी जगह हम लोगों को विभेद और मतभेद देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार प्रकारवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। यानी हमने देखा कि किस प्रकार प्रकारवादी मतलब दोस्तों ना कि किसी को लाभ देना बिना, मतलब किसी लाभ की चिंता किए बिना किसी का हित करना। ठीक है, प्रकारवादी मतलब वो होता है किसी प्रकार की लाभ की चिंता किए बिना किसी का हित करना, यानी किसी के बदले कुछ प्राप्त करने के अलावा आप उसका मदद करो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमने देखा किस प्रकार प्रकारवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रकारवादी रहेगा तो यही बोलेगा ना कि आप सबकी मदद करो, लेकिन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य वाले जो रहेंगे वो कहेंगे कि नहीं, उन लोगों को संघर्ष करने दो ताकि वो अपने से आगे आएँ। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हट कर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों कार्ल मार्क्स सामान्यतः संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं तथा एमिल दुर्खाइम जो है सामान्यतः प्रकारवादी संदर्भ से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का जो क्या है, मतभेद अलग अलग है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उन लोगों को खुद से संघर्ष करके सामाजिक विचारधारा में, सामाजिक और मानव विचारधारा में सामने आना चाहिए। वहीं दुर्खाइम जो है वो चाहते हैं कि दुर्खाइम जो है वो चाहते हैं कि जो अमीर तबका है वो गरीब तबका की मदद करे ताकि वो मुख्य विचारधारा में आ सकें। फिर बोल रहा है, यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है तथा अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। तो कहते हैं कि ये मान के चलते हैं कि मनुष्य जो आदमी है वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, सहयोग करता है। ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे मान लो कोई अमीर वर्ग का है, उससे किसी वस्तु की आवश्यकता है ना, तो क्या करेगा, किसी गरीब की सहयोग कर देगा। उसे किसी जरूरत रहेगी तो सहयोग करेगा ही, तो ये बोल रहा है कि सहयोग कर देगा। ठीक है, या फिर एक ऐसे उदाहरण ऐसा देके समझाया है कि मान लो कहीं उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, जब कम उत्पादन होगा तो क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद कर देंगे, ले भाई तुम भी खा लो, कोई दिक्कत ना हो। वहीं जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो क्या होता है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा हो जाता है कि हम ज़्यादा रखेंगे ताकि हम बेच पाएँ। अब यहाँ बेचने जैसी बात आ जाती है तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि चलिए यह मान कर चलते हैं कि मनुष्य को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। ठीक है, अपने और अपनी दुनिया के लिए पुनः उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन से संबंधित यहाँ आप समझ जाओ, गेहूँ हो सकता है, कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, फिर बोला संघर्ष परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर दिया है। अब बोल रहा है कि संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर काफ़ी बल दिया है, किस बात पर, कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर। उदाहरण देखिए क्या बता रहा है, बड़ा मजा आएगा। बोल रहा है कि उदाहरणतः यह देखा जा सकता है कि सामान्यतः सरल समाजों में जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था वहाँ व्यक्तियों तथा समूहों में आपसी सहयोग था
और वे वर्ग, जाति अथवा प्रजाति में नहीं बटे थे, परंतु जिस समाज में अतिरिक्त उत्पादन होता था, चाहे वे जमींदार हों अथवा पूंजीपति, प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ समाज में ऐतिहासिक स्तर के रूप में बता रहा है कि जब पहले क्या होता था, कम उत्पादन होता था तो लोग एक दूसरे में मिल बांट कर अपना खा लेते थे, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अब जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो जमींदार और अमीर व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, उसे अपने पास बचा कर रखने लगते हैं। फिर बोल रहा है अधिकार होता था तथा सहयोग भी संभावित संघर्ष प्रतियोगिता से जुड़ा होता था। संघर्ष का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूहों तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। अतः कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ संघर्ष के रूप में बता रहा है कि किस प्रकार जो संघर्ष वो लोग करते हैं। तो उसमें संघर्ष में भी क्या होता है कि जो गरीब वर्ग रहता है ना, वो अपने हिसाब से उसमें अपना कोई कार्य कर नहीं पाता है। जो मालिक के, जो कारखाने के मालिक रहेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा ही उनको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बोला कि संघर्ष की दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूहों तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। अतः कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी लगभग 50 मिनट का हो गया, इसलिए हमें लगता है कि इसे यहीं पे रोकना चाहिए और सेकंड पार्ट यहीं से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों ये क्या है, समाजशास्त्र है। आपको लाइन बाय लाइन जब तक आप नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगा। अन्य वीडियोज़ में भी समझाए गए हैं, लेकिन इस तरह लाइन बाय लाइन आपको शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिले। वो लोग ऊपर ऊपर से ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन अंदर के कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी भाषा क्या बोल रही है, वो समझ नहीं आता है। कभी कभी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनका ऑप्शनल समाजशास्त्र होता है, सोशियोलॉजी, तो उनके लिए एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो किसी विचारधारा को पढ़ के चले जाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि संघर्ष करना उचित होगा, जबकि दुर्खाइम ने कहा कि नहीं, अमीर तबके को गरीब वर्गों की मदद करनी चाहिए, जिससे क्या हो, सहयोग बना रहे और सामाजिक संरचना भी सुदृढ़ रहे। लेकिन वही कार्ल मार्क्स, अब क्या ये विचारधाराएं हैं लोगों के, तो विचारधारा आप पढ़ के क्या लिख दोगे बताओ। और वहीं आप लाइन बाय लाइन जब समझते हो तो आपको उदाहरण लिखने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप विचारधारा को कितनी बार आप इलेबोरेट करके लिखोगे, बात वही बार बार लिखोगे जो उनकी विचारधारा रहेगी। लेकिन जब आप पूरे बुक को लाइन बाय लाइन समझ जाते हो तो आपको उदाहरण लिखने में और अपने तरफ से कॉन्सेप्ट लिखने भी काफ़ी मदद मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैं फोर्स करता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन रीड किया करो। आप चाहे बुक से रीड करो, चाहे किसी वीडियो में लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो पे पढ़ो, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको जैसा आपको अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए दोस्तों, फिर से अब अलविदा का समय आ गया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक बटन दबाइए अगर पसंद आया हो तो, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।